चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया शिल्पा जी, वेरी नाइस। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से गाया। आज हम लोग ठाणे स्कूल ऑफ योगा की तरफ से जो लेक्चर रख रहे हैं, साइलेंट फीचर ऑफ पतंजल योग सूत्र बाय श्री निरंजन गोगिया सर। निरंजन गोगिया सर का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। वेरी शॉर्ट में उनका अगर इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, 1-2 घंटा लग जाएगा। सो जो भी मेन है मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सर द योगा इंस्टीट्यूट से करीबन 35 साल से जुड़े हैं। द योगा इंस्टीट्यूट सेंटा क्रूज, डॉक्टर माँ हंसा जी, डॉक्टर जयदेव जी और जो फाउंडर मेंबर है योगेंद्र जी, इनकी संस्था है, उनसे वो 35 साल से जुड़े हैं। एंड द लॉयल्टी इज विथ द योगा इंस्टीट्यूट। He taught yoga to Mumbai University, the faculty member, and also in Somaiya College, he taught Patanjali Yoga Sutra and philosophy also. I have been following Sir Niranjan Sir from 2016, जो सोमैया कॉलेज में मुझे सिखाते थे, तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। और मैं इनके बारे में पर्सनली एक बात बोलना चाहूंगा कि सर जो है, जो बात करते हैं वही वो करते हैं। जैसे मराठी में बोला जाता है कि जसे बोलावे तसे चालावे, हाँ, त्याची वंदावे पावले। तो सर को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ कि ऐसी यूनिक पर्सनैलिटी हमारे ठाणे स्कूल ऑफ योगा की ऊपर आके आज जो पतंजलि योग सूत्र है वो डिमिस्टिफाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई विल ओवर टू निरंजन गोगिया सर। सर आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन। ये जो टॉपिक दिया है सैलिएंट फीचर्स ऑफ पतंजलि योग सूत्र या पतंजलि योग, इसके ऊपर अगर बात करनी है तो बहुत लंबा समय चाहिए और बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा ब्रीफ में इसको थोड़ा सा समझेंगे और थोड़ा ब्रीफ में इसको ये जानेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो शुरुआत जब भी पतंजलि योग सूत्र के बारे में हम बात करते हैं तो मेरा जो परिचय हुआ पतंजलि योग सूत्र से, उसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ कि समवेयर इन 1981 मैं रामकृष्ण मिशन में गया। उसके पहले का मेरा योगा का परिचय इतना था कि 74-75 में मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी योग के बारे में। ये जो पंडित शिव शर्मा की पुस्तक पढ़ी थी, जो कि उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उसके सलाहकार थे और उसके मेडिकल एडवाइजर थे, आयुर्वेदाचार्य थे, बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, तो थोड़ा आसनों का मुझे पता था। उसके बाद में एक हिंद पॉकेट बुक्स का एक छोटा सा बुक था जो योग के बारे में था। ज्यादातर ये आसन से रिलेटेड था, बस उतनी जानकारी थी और उसका फायदा मैंने लिया था। प्रैक्टिस थोड़ा बहुत किया था आसन फिजिकल तौर पे, और थोड़ा बाकी कुछ आइडिया नहीं थी। तो 81 में जब मैं रामकृष्ण मिशन में गया तो ऐसे ही पुस्तक खरीदने के लिए गया था उनके पब्लिकेशन में। तो बाकी किताबें खरीदते खरीदते अचानक से मेरी नज़र छोटी सी बुकलेट पे गई, पतंजलि योग सूत्र। तो तभी मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये पुस्तक खरीदनी चाहिए। क्यों ऐसा लगा ये पता नहीं, लेकिन मेरे मन में हुआ कि ये पुस्तक मैं खरीदूं। तब तक योग सूत्र क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो वो पुस्तक मैंने खरीदी और उसके साथ में काफ़ी सारी पुस्तकें खरीदी थी। लेकिन वो जब भी पुस्तकें खरीदी तभी मुझे मालूम नहीं था कि ये इतनी महत्वपूर्ण किताब है, ये इतनी महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट है और एक कृति है। तो
जब उसको पढ़ना चालू किया तो बहुत बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि प्योर फिलोसफी, प्योर साइकोलॉजी और बहुत सारी चीजें हैं पतंजलि योग सूत्र में। उसको हम अगर गहराई से देखेंगे तो इतनी सारी चीजें हैं। तो तभी उसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे पता चला जब मैं 1986 में पहली बार जब मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया। मतलब ये किताब खरीदने के करीबन 4-5 साल के बाद की बात है। तब जो सर, मैंने पहला क्लास। हाँ सर 1 मिनट, सभी लोगों को आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, जैन सर प्लीज आप देख लीजिए आपका कैसे क्या हो रहा है। आवाज सभी को आ रही है। सर स्टार्ट सर। हाँ हाँ। तो जब टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया तो ये मतलब एक कुदरत की बात कहेंगे या क्या, कि पहला क्लास ही योग सूत्र का था। और पहले क्लास में ही जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जो है चैप्टर 2 का छठा सूत्र डिस्कस हो रहा था। तो डॉक्टर जयदेव ने उसके बारे में बात किया। और ये जो किताब मैंने खरीद के पढ़ी थी, वो पढ़ने की वजह से बहुत कुछ समझ में नहीं आया था, बहुत ही कुछ समझ में नहीं आया था। ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ता था, पता नहीं क्यों ऐसा लगन थी कि पढ़े इसको। तो डॉक्टर साहब ने जो बात किया तो वो मुझे समझ में आने लगी। तो ये एक आश्चर्य की बात थी कि बहुत ही गूढ़ बातें वो कर रहे थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था क्योंकि ये बैकग्राउंड तैयार हो गया था। तो ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ। अब ये तभी जो भी मैंने वो खरीदा तब मैंने सोचा क्या रहेगा ये पुस्तक में। आसन मतलब योग है, योग मतलब आसन है, तो आसनों से रिलेटेड कुछ तो भी रहेगा। लेकिन बाद में देखा कि आसन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 3 सूत्र थे और वो भी एकदम जनरल प्रिंसिपल बता रहे थे। प्राणायाम के बारे में भी बहुत ही कम सूत्र थे, बाकी चीजें बहुत लिखी हुई थी। तो ये पतंजलि योग सूत्र के बारे में अक्सर जो लोग सुनते हैं, आजकल योग बहुत पॉपुलर हो गया है, तो लोग सुनते हैं तो उनको लगता रहेगा कि क्या है ये। मैं कभी कभी ऑफिस में वो पुस्तक लेके जाता था, मैं पढ़ता था, तो मेरे जो सुपीरियर थे कभी कभी देखते थे लंच टाइम में पढ़ रहा है, एक दो ने पूछा अरे क्या ये सब पुस्तकें पढ़ते रहते हो। उनको पता ही नहीं था कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ऐसे ही बाकी लोगों को भी जिनको जानकारी नहीं है उनको ऐसा ही लगेगा कि ये क्या पुस्तक है, मतलब ऐसा। और योग सूत्र बोला तो उनको लगता रहेगा कि आसनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी। लेकिन योग सूत्र जब पढ़ना चालू करते हैं, योग सूत्र के साथ जब हमारा संबंध जुड़ता है, तो अब हमको पता चलता है कि हमारे जीवन में जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी प्रश्न खड़े होते हैं, जो भी समस्याएं हमारी उत्पन्न होती हैं, वो सभी के समाधान करने की क्षमता पतंजलि योग सूत्र में है। और वो सभी का उत्तर पतंजलि योग सूत्र में मिलता है। जैसे हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो हमको अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बड़े लोग भी हमको हमारे जो संशय है, हमारी जो शंकाएं हैं, उनको पूरी तरह से निश्चित रूप से दूर नहीं कर सकते। तो सही क्या है, गलत क्या है, सही कैसे सोचना, गलत कैसे सोचना, कैसा बिहेवियर सही रहेगा, कैसा बिहेवियर गलत रहेगा, या या पूरा दुनिया कैसे काम कर रहा है, मेरा शरीर कैसे काम कर रहा है, मेरा मन कैसे काम कर रहा है, मुझे अपने गोल्स कैसे सेट करने चाहिए, या मुझे क्या किस ढंग से सोचना चाहिए, लाइफ को कैसे लीड करना चाहिए, लोगों के साथ मेरा बर्ताव कैसा होना चाहिए। ये सारे प्रश्न अगर हम देखेंगे तो अगर स्कूल में रहने वाले बच्चे को अगर आप पूछेंगे तो ये बहुत बड़े प्रश्न है उनके लिए। और उनको समझ में नहीं आता है कि सही मार्ग क्या है, और मार्गदर्शन भी मिलता नहीं है। हालांकि अब जागरूकता बहुत बढ़ गई है करके मार्गदर्शन मिलने लगा है, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि हम लोग छोटे थे तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। लेकिन ये सभी के आंसर्स कहीं ना कहीं ये पतंजलि योग सूत्रों में छिपे हुए हैं। तो एक छोटा सा 195 उसमें स्टेटमेंट्स है। ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल बातें जो उसकी है कि 195 सूत्र हैं, और 195 सूत्रों को 4 भागों में बांटा गया है: समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद में 51 सूत्र है, साधन पाद और विभूति पाद में 55-55 सूत्र है, और कैवल्य पाद में 34 सूत्र है। ऐसे 195 सूत्र हैं। और ये सूत्र जो है वो गूढ़ फॉर्म में लिखे हुए हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, किसी ने हमको समझाना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए एक ट्रेडिशन भी है, करीबन 2500 साल पुराने ये सूत्र हैं। 2500 साल पहले जब सूत्र लिखे गए थे तो शायद तभी लोगों वहाँ के लोगों का जीवन पद्धति ऐसी रही होगी कि उनको सूत्र पढ़ के ही सब कुछ मालूम पड़ जाता होगा। लेकिन आज के युग में जब हम सूत्र पढ़ेंगे तो हमको उसकी गूढ़ता समझ में नहीं आएगी जब तक कोई हमको एक्सप्लेन नहीं करे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बाद में हम लोग देखते हैं कि 2500 साल पहले जब सूत्र लिखे गए और कमेंट्रियां रही होगी, लेकिन सबसे पहली जो उसके ऊपर
कमेंट्री लिखी गई वो व्यास भाष्य है, जो करीब करीब 1700 साल पहले माना जाता है, मतलब 300 एडी में वो लिखा गया। तो इसीलिए एक ट्रेडिशन बन गई है कि सूत्रों की गूढ़ता और सूत्रों की जो गहराई है उसको समझने के लिए सूत्रों के साथ में व्यास भाष्य भी पढ़ना चाहिए। ऐसी एक परंपरा बन गई। तो परंपरा से जब हम सूत्रों का अभ्यास करते हैं, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आता है, कुछ कुछ पारिभाषिक शब्द जो योगा में इस्तेमाल होते हैं वो हमको समझ में नहीं आते हैं, तो व्यास भाष्य के साथ में इसको पढ़ने की परंपरा चालू हो गई। अब सूत्रों के बारे में जो हम बात करें तो इनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये आदमी के लाइफ को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये आदमी के लाइफ में क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं, किस प्रकार से उसकी उन्नति करा सकते हैं, उसकी उत्क्रांति करा सकते हैं, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा विचार करें। कल जब विजय से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पतंजलि योग सूत्र के ऊपर बात करनी है, तब से मैं सोच रहा था। तो ये एक मेरे मन में सडनली एक ख्याल आ गया, 2-3 लोगों के बारे में मेरे मन में विचार आ गया कि उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया पतंजलि योग सूत्र का अभ्यास करने की वजह से। तो एक उदाहरण जो मेरे मन में आता है वो है डॉक्टर रामशंकर भट्टाचार्य। डॉक्टर रामशंकर भट्टाचार्य जो थे ये अपना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड थे और बहुत बड़े संस्कृत के आचार्य बने। मतलब भारत में ऐसे इतने बड़े विद्वान ग्रामर के होना बहुत मुश्किल है, इतने बड़े वो विद्वान थे। और साथ ही साथ में फिलोसफी, दर्शन शास्त्र के ऊपर उनका जो प्रभुत्व था वो अनयूजुअल था। और इसके पीछे मैं समझता हूँ एक कारण ये था कि उसके पिताजी जो थे वो स्वामी हरियानंद अरण्य जो मधुपुर बिहार में है वहाँ उनके शिष्य थे। तो उन्होंने अपने बेटे को बचपन में ही पतंजलि योग सूत्र सिखाया था। और ये बचपन में पतंजलि योग सूत्र सीखने के कारण मुझे लगता है कि वो इतने बड़े विद्वान बन गए कि हर चीज को इतना सही ढंग से माप तौल के वो सामने रखते थे। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्तित्व जो आगे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे सांख्य में जो सांख्य कारिका है उसके ऊपर उन्होंने कमेंट्री एक ज्योतिषमती लिखी है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमेंट्री है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो मतलब अच्छे अच्छे विद्वान भी चकित रह जाएंगे ऐसी वो कमेंट्री है, ऐसे उन्होंने बनाई थी। इसके बाद में दूसरा नाम जो मेरे मन में आया वो स्वामी धर्ममेघ अरण्य जो स्वामी हरियानंद के डिसाइपल थे। वो भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहले ही बचपन में ही अभ्यास किया था पतंजलि योग सूत्रों का। तो उनकी जो लाइफ है वो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ है। अभी हम लोगों का वो विषय नहीं है इसीलिए हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऐसी लाइफ कि जिसके जरिए हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों लाखों लोगों का भला हुआ, ऐसा व्यक्तित्व उनका था। उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि मतलब बहुत सारे लोग आज भी उनसे प्रभावित है और पता नहीं आने वाले कितने समय तक वो इंस्पायर करते रहेंगे लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए, पावरफुल जीवन जीने के लिए, उन्नति करने के लिए सभी लेवल्स पे। और फिर तीसरा जो व्यक्ति जो ध्यान में आता है वो है डॉक्टर जयदेव, योग इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर जयदेव का व्यक्तित्व बहुत लोगों को मालूम है, जो लोग उनसे मिले हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं योगा इंस्टीट्यूट में, उनको पता है डॉक्टर जयदेव का व्यक्तित्व। डॉक्टर जयदेव भी ऐसे व्यक्ति थे जिनको उनके पिताजी ने बहुत ही अर्ली एज में पतंजलि योग सूत्रों की शिक्षा दी थी। और शायद यही कारण रहा होगा कि उनकी जो क्लैरिटी उनकी योग में बहुत ही मतलब दुनिया में कम जाने माने विद्वान योग के जो है उनमें से एक व्यक्ति थे डॉक्टर जयदेव। और उनका जीवन ऐसा जिया हुआ है कि आज भी लाखों लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेके अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, हर जगह हर लेवल पे आदमी उन्नति कर रहे हैं। जो भी उनके संपर्क में आए, ऐसे हजारों व्यक्तियों को मैं जानता हूँ और लाखों व्यक्ति ऐसे रहेंगे जिनको मैं नहीं जानता, जो उनसे बहुत ही प्रभावित थे और उनसे उन्होंने प्रेरणा ली। तो इसका एक कारण ये भी था कि वो बचपन से ही पतंजलि योग सूत्रों का अभ्यास कर रहे थे। और तो ये मैं एक कारण समझता हूँ। तो ये इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पतंजलि योग सूत्र अपने आप में एक परिपूर्ण ग्रंथ है। एक छोटा सा पुस्तक होते हुए भी शायद जीवन में, मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर बात करूंगा तो मैंने अगर जीवन में सबसे कोई महत्वपूर्ण पुस्तक अगर पढ़ी है तो वो है पतंजलि योग सूत्र। तो ये जो है उसका इम्पोर्टेंस है। अब अगर हम बात करें कि उसमें क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग अगर उसके बारे में बात करने जाएंगे तो बहुत सारे मतलब टॉपिक्स उसमें कवर होते हैं।
और उसको अगर हम एक एक टॉपिक को जानने जाएंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो ब्रीफली हम इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे कि क्या क्या हो पतंजलि योग सूत्र में, और कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। सभी पॉइंट्स कवर करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। तो सबसे पहली बात कि पहले पतंजलि योग सूत्र, जैसे हमने कहा कि छोटा सा वर्क है, लेकिन उसमें सभी कुछ आ जाता है। जो जो हमारे डाउट्स है वो सभी क्लियर हो सकते हैं, अपने शरीर को लेके, मन को लेके, अपनी भावनाओं को लेके, अपने लाइफ में गोल्स को लेके, अपनी उन्नति को लेके, लोगों के साथ में बिहेवियर को लेके। तो ये कैसे सिद्ध होता है इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो है ये ओल्डेस्ट ब्लूप्रिंट है व्यक्तित्व के विकास का। शुरू से हम लोग देखते हैं कि इस मानव समाज में जो भी विचार करने वाले व्यक्ति हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम और कहाँ हम क्या किस प्रकार की उन्नति हम कर सकते हैं, कैसा समाज हम बना सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे मुझे क्या लाइफ में करना है। ये प्रश्न शुरू से, जब से मानव समाज बना है तब से सभी के मन में उठते हैं। और ये समाज के जो अग्रणी लोग हैं, समाज के जो विचारक लोग हैं, वो लोग कुछ ना कुछ प्रयत्न करके ऐसी बातों का निर्माण करते हैं जिससे समाज में व्यक्ति का पूरा विकास हो और एक अच्छे समाज की स्थापना हो। इसीलिए वो लोगों ने अलग अलग तरीके, अब ये बात केवल भारत के तक सीमित नहीं है, योग तक सीमित नहीं है, आप कहीं पे भी चले जाएंगे, विश्व के किसी भी कोने में चले जाएंगे, तो हर समाज के जो अग्रणी लोग हैं, जो विचारवंत लोग हैं, उन्होंने ये विचार किया कि आदमी की उन्नति कैसे हो। तो ये उन्नति का जो कंसर्न हर एक का रहा है और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर कोई ये चाहता है। तो पतंजलि योग सूत्र ये मेरे ख्याल में व्यक्ति के उच्चतम उन्नति की ओर लेके जाने वाला जो मार्गदर्शन देता है, उसका ओल्डेस्ट ब्लूप्रिंट है। इससे ज्यादा अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या अपनी उन्नति करने का और कोई भी ग्रंथ पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। इतना जो कॉम्प्रिहेंसिव, अगर हम कहें एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, वो एक छोटे से ग्रंथ में 195 सेंटेंसेस में हमको अपने उन्नति के लिए पूरा पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है। तो ये एक उसकी खासियत है कि ये सबसे पुराना जो शास्त्र है जिससे व्यक्ति अपनी उच्चतम उन्नति को पा सकता है। और उन्नति जब हम लोग बात करते हैं तो उन्नति की बात ग्रोथ, एवोल्यूशन, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हर लेवल पे होता है। ये डेवलपमेंट फिजिकल लेवल पे है, ये मेंटल लेवल पे है, अपनी शारीरिक क्षमताओं का, शारीरिक स्वास्थ्य का विकास कैसे करना है, कैसे जीवन जीना है, क्या करना है ताकि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इस बात को। फिर उसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, मन हमारा कैसे अच्छा रहे, मन कैसे पॉजिटिव रहे, इसका बारे में विचार है। उसके बाद में भावनात्मक स्वास्थ्य जो है, जब हमारी भावनाएं, हमारा जो मोटिवेशन आता है वो हमारी भावनाओं और फीलिंग से आता है। फीलिंग्स और इमोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के युग में हम लोग देखेंगे, आज के मानव का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस। इनको कैसे हैंडल करना, इनको कैसे सही ढंग से वापर करना इनका, ये सब चीजें। और फिर बाद में आता है कि आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, ये सभी चीजें उन्नति के साथ संबंधित है। तो एक उन्नत व्यक्ति कौन सा रहेगा? जो शारीरिक तौर पे स्वस्थ है, मानसिक तौर पे स्वस्थ है, भावनात्मक तौर पे स्वस्थ है, जिसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा है, मतलब वो समाज का एक अच्छा घटक है, समाज का एक अच्छी यूनिट बन के काम करता है, सभी के साथ सामंजस्य के साथ काम करता है, ऐसा व्यक्ति। और उसके बाद में ये सब होते हुए कहीं ना कहीं उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है, वो कहीं ना कहीं जीवन के गहरे अर्थों को समझ रहा है, जीवन के लक्ष्यों को समझ रहा है। तो इस प्रकार की उन्नति जो है वो पतंजलि योग सूत्र में संभव है। ऐसा ये मैंने आपको जो उदाहरण दिए उससे भी समझ में आता है। और मेरा व्यक्तिगत मत भी यही है कि पतंजलि योग सूत्र एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसको पढ़ेंगे तो बाकी ग्रंथों को पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ये हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो ये एक एस्पेक्ट उसका हो गया कि ऑल एस्पेक्ट्स आर कवर्ड, ऑल पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन योग सूत्र। उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि पतंजलि योग सूत्र यूनिवर्सल है, मानव मात्र के लिए, इसमें कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है। अगर हम पूरे व्यास भाष्य को पढ़ लें और पूरे पतंजलि योग सूत्र की एक एक शब्द को अगर हम समझ लें
तो हमको ये पता चलेगा कि कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है कि ये अमुक व्यक्ति कर सकता है, अमुक व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये ऐसा व्यक्ति कर सकता है, या पुरुष कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती, बच्चा नहीं कर सकता, बूढ़ा नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी वहां पे आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ये पूरे के पूरे मानव समाज के लिए, हर एक के लिए उसकी एक यूनिवर्सल अप्रोच है कि उसमें कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है। कई बार एक क्रिटिसिज्म आता है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि योग तो आसन के तौर पे योग करते हैं, तो भी कुछ बाकी के धर्मों वाले क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ऐसे बोल के वो लोग उसको क्रिटिसाइज करने का कोशिश करते हैं। पर इस प्रकार की कोई भी बात आपको पतंजलि योग सूत्र के किसी भी शब्द में नहीं मिलेगी, किसी को भी वो एक्सक्लूड नहीं करते हैं। और जो आदमी जहां पर है, उसका जो भी बिलीफ सिस्टम है, उसकी जो भी विचार करने की क्षमता है, उसकी जो भी विचार करने की पद्धति है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन का हो, किसी भी सोसाइटी का हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में, विश्व में कहीं पे भी हो, वो पतंजलि के सूत्रों में बताए हुए जो नियम है, उसकी जो बातें हैं, उनका पालन करके जहाँ पे है वहां अपनी उन्नति वो कर सकता है। तो ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो मतलब उसको रोक सके योग को पाने के लिए। तो योग जो है वो यूनिवर्सल है। और एक अप्रोच जो मैंने कहा कि सेक्युलर अप्रोच है, सभी के लिए है, कोई भी उसमें एक्सक्लूडेड नहीं है, तो कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। और सबसे बड़ी जो और एक बात जो पतंजलि योग सूत्र की विशेषता, मतलब जो हम लोग कहेंगे कि उसकी जो अप्रोच है वो पूरी दुनिया में बाकी के जो ग्रंथ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, रिलीजियस ग्रंथ है, फिलोसॉफी के ग्रंथ है, या बाकी भी उन्नति के जो ग्रंथ हैं, उन सभी से उनकी अप्रोच टोटली अलग है। कैसे अप्रोच अलग है कि सभी ग्रंथों में या सभी डिसिप्लिन में वो लोग बोलते हैं कि अपने दिमाग का वापर करो, मन को चलाओ, मन का वापर करो, और अपनी मन की प्रक्रिया को का इस्तेमाल करके उन्नति करो, इंफॉर्मेशन जमा करो। पतंजलि का ही सिस्टम एक ऐसा है जो डिफाइन करता है योगस चित्तवृत्ति निरोध। मन को चलाना नहीं है, मन को रोकना है। अगर सत्य को जानना है तो मन को रोको। मन में जो ये कंटिन्यूअसली विचार चल रहे हैं, इसको रोकने की क्षमता नहीं है, इसीलिए सच्चाई नजर नहीं आ रही है, इसीलिए सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए सही ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए सही ढंग से देख नहीं पा रहे हैं। तो ये विचारों को अगर थोड़ा नियम से, थोड़ा डिसिप्लिन से अगर इसको रोकने का प्रयत्न करेंगे तो काफी कुछ हमको अपने बारे में और विश्व के बारे में समझ में आएगा। तो ये एक यूनिक अप्रोच है, योगस चित्त वृत्ति निरोध। नॉर्मली हम लोग बड़े बूढ़ों को, हमारे टीचर्स को, हमारे गुरुओं को हम लोग बोलते सुनते हैं, अरे दिमाग का वापर करो, सोचो सोचो। पतंजलि बोलता है सोचो मत, मन को रोक दो, मन को रोक दो तो तुमको पता चलेगा, वृत्तियों का निरोध करो। तो ये जो अप्रोच है, शायद और पूरे विश्व में और कहीं और किसी में भी ये अप्रोच नहीं दिखाई देती, लेकिन एक ही है जो हम लोग जो महायान बुद्धिज्म का जो शून्यवाद, जो जापान में और चाइना में जो जेन सिस्टम है, वो लोग इसकी बात जरूर करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने जब जेन सिस्टम का अभ्यास करते हैं तो दे टॉक अबाउट नो माइंड स्टेट, गो इनटू अ नो माइंड स्टेट। उनके लिए उच्चतम अवस्था, मन की उच्चतम अवस्था कौन सी है? ऐसी अवस्था जिसमें बोलेंगे कि नो माइंड स्टेट, मतलब माइंड काम नहीं कर रहा है, ऐसी अवस्था में पहुंचना जेन मेडिटेशन का लक्ष्य है। तो पतंजलि के अलावा ये एक सिस्टम है जो ऐसा नो माइंड का बात करता है। तो ये एक अप्रोच जो है बहुत ही यूनिक अप्रोच पतंजलि की हम लोगों को दिखाई देती है, जिसमें चित्त वृत्तियों के बारे में बात किया। अब चित्त वृत्तियों के बारे में बात तो शुरुआत ही यहाँ से होती है कि हम लोग अपने विचारों को कैसे समझे। विचारों को रोकने के लिए विचारों को समझना जरूरी है। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है, और यही योग का लक्ष्य भी दिया हुआ है, योगस चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को ही योग कहते हैं। तो वृत्तियों का निरोध करना है तो वृत्तियों को समझना पड़ेगा। वृत्तियों को समझने का अर्थ क्या है? हमारे जो विचार चल रहे हैं दिन रात, उन विचारों को समझना। उन विचारों में कौन से अच्छे विचार हैं, कौन से बुरे विचार हैं, कौन से विचार हमको अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं, कौन से विचार हमको बुरी दिशा में लेके जा रहे हैं, कौन से विचारों को रोकना है, कौन से विचारों को आगे बढ़ाना है। ये बात का जब तक हमको एहसास नहीं होगा तब तक हम इसमें सफल नहीं हो सकते। इसीलिए पहले ही योग के शुरुआत में ही विवेक का काम चालू हो जाता है। विवेक, डिसर्नमेंट जिसको कहते हैं,
विवेक बुद्धि का जागरण चालू हो जाता है। तो ये जो लक्ष्य है चित्तवृत्ति निरोध का, ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक उसका फीचर है पतंजलि योग सूत्र का। फिर हम लोग देखते हैं कि पूरा कई सारी अप्रोचेज हैं लाइफ में डेवलपमेंट के लिए, लेकिन बहुत बार हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोचेज रहती है। फ्रेगमेंटेड अप्रोचेस कैसे है, जैसे अभी हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे एक उदाहरण लेते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आप आज अगर गूगल सर्च करेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उसके अंदर में बहुत सारी बातें आ जाती है। तो सोचना कैसे है, हैंडलिंग योर नेगेटिव इमोशंस, ये एक एस्पेक्ट हो गया। फिर हाउ टू कम्युनिकेट, ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में अलग अलग फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, गोल सेटिंग कैसे करने का, काम कैसे करने का, हाउ टू सक्सीड, ऐसे ये सब जो है ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को लेके हमारे को कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के विकास के नाम पे हम लोगों को वो ट्रेनिंग दी जाती है, पर ये ट्रेनिंग जो है वो समग्र ट्रेनिंग नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग नहीं है। एक पतंजलि योग सूत्र अगर हम पढ़ते हैं तो एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव ये एक प्रक्रिया है जिसके जरिए हमारे व्यक्तित्व के हर पहलू को हम उन्नत कर सकते हैं। हर पहलू की हमारी उन्नति हो सकती है, चाहे वो हमारी कम्युनिकेशन हो, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो रिलेशनशिप का ये बात हो। अब रिलेशनशिप के बारे में कोई आश्चर्य व्यक्त करेगा कि कैसे मतलब ये रिलेशनशिप की बात होती है। तो आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कुछ साल पहले मैं योगा इंस्टीट्यूट में 7 मंथ्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में पतंजलि योग सूत्र सिखाते रहा काफी सालों तक। अभी रिसेंटली नहीं सिखाता हूँ। तो कुछ साल पहले एक क्लास लेके मैं क्लास से बाहर आ रहा था, तो एक यंग लड़का करीबन 22-23 साल का लड़का रहा होगा, उसने मुझे क्लास के बाहर गेट के पास रोका और मुझे कहा सर एक बात करनी है। मैंने कहा बोलिए। बोला आई वांट टू थैंक यू। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला नहीं, मैं सिर्फ इसीलिए आपको थैंक करना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ उसकी वजह से मेरे माँ बाप के साथ में मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मेरे माँ बाप जब भी मुझे किसी चीज के लिए रोकते हैं तो वो क्यों रोकते हैं। ये कुछ कुछ चीजें मुझे समझ में आने लगी है कि मुझे वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल था। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है, ये जस्ट मेरे दिमाग में आया करके मैंने आपके साथ में शेयर किया कि इस प्रकार का प्रभाव योग सूत्र के अभ्यास से होता है कि एक आदमी को ये समझ में आती है कि सामने वाले को हम समझें और किस ढंग से हम उनके साथ में कम्युनिकेट करें ताकि एक सामंजस्य बढ़े और एक दूसरे को हम समझने में सफल हो सके, ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप बन सके। अगर ये कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो हम कभी भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। और कभी कभी पेरेंट्स और बच्चों में, कई बार हस्बैंड वाइफ में, कई बार दोस्तों में, कई बार समाज में एक दूसरे के साथ में हमारा सामंजस्य नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन ही सही नहीं होती है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था कि कैसे पतंजलि योग सूत्र, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इसको देख के समझ सकते हैं। तो ये एक डिसिप्लिन है जिसके जरिए हम समग्र विकास हम लोग कर सकते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रेगमेंटेड अप्रोच नहीं, एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो होलिस्टिक अप्रोच का अर्थ क्या है? होलिस्टिक अप्रोच का अर्थ ये है कि हमारे शरीर को भी साथ में लिया जाता है, हमारे मन को भी साथ में लिया जाता है, हमारी भावनाओं को भी साथ में लिया जाता है, हमारी हर जरूरत को साथ में लेके ध्यान में रखते हुए पतंजलि योग सूत्र हमारा विकास करता है। उसमें जो बातें हैं वो पूरे व्यक्तित्व को सामने रखते हुए। तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच है ये भी एक बहुत ही यूनिक फीचर है पतंजलि योग सूत्र का, जिसमें आपको एक टोटल ह्यूमन बीइंग के तौर पे देखा जाता है, न कि आपके केवल शरीर की तरफ ध्यान देंगे, आपके मन की तरफ नहीं, पूरे के पूरे व्यक्तित्व में। तो ये जो अप्रोच है होलिस्टिक अप्रोच, वो एक यूनिक अप्रोच पतंजलि के योग सूत्रों में हम लोगों को दिखाई देती है। इसके बाद में जो मैं कह रहा था कि सही गलत की पहचान, बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि सही बिहेवियर क्या है, सही गलत बिहेवियर क्या है। तो इसके तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग जो बोलते हैं कि नीति शास्त्र, बड़े बड़े लोग भी समझने के लिए कि सही नीति क्या है बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। और भारतीय परंपरा में तो नीति शास्त्र तो बहुत पुराना शास्त्र है। और हम लोग देखेंगे कि रामायण महाभारत सभी में नीति की चर्चा है।
सभी में नीति की चर्चा है कि सही बिहेवियर क्या है, आदमी किस आदमी ने कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसको लेके बहुत बड़ी चिंता चल रही है। अगर आपने गीता रहस्य पढ़ा रहेगा तो शुरुआत का जो इंट्रोडक्शन है उसमें लोकमान्य तिलक ने यही बात डिस्कस की है कि सही वैल्यू सिस्टम क्या है, कैसे बर्ताव सही रहेगा, कौन सी बातें हम लोगों को करनी चाहिए, कौन सी बातें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। पूरा का पूरा महाभारत इससे भरा पड़ा है। महाभारत के जितने भी व्यक्तित्व हैं, जितने भी हम लोग कैरेक्टर्स महाभारत में देखते हैं, अर्जुन हो, कर्ण हो, कृष्ण हो, दुर्योधन हो, भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, कुंती हो या गांधारी हो, इन सभी के जीवन से हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि किस प्रकार का बिहेवियर सही बिहेवियर। तो ये नीति शास्त्र जो है, ये पूरा का पूरा नीति शास्त्र हमको पतंजलि योग सूत्र में सीखने को मिलता है। इतने सारे ग्रंथों में जो हम लोग नीतियां पढ़ते हैं, विदुर नीति बहुत फेमस मानी जाती है, विदुर नीति से और बहुत सारी नीति शतक जैसे लिखा हुआ है, राजा भर्तृहरि ने लिखा है नीति शतक, 100 श्लोक लिखे हैं नीति के ऊपर। तो ये नीति जो है ये या इसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू सिस्टम, या इसको हम लोग बोलेंगे एथिकल सिस्टम, जो इसको मॉरल साइंस बोल सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। तो ये मॉरल साइंस या किस प्रकार से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, इसका बहुत सटीक डिस्क्रिप्शन जो है, इसका बहुत सटीक एक्सप्लेनेशन हम लोगों को पतंजलि योग सूत्र में मिलता है यम के माध्यम से। 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये 5 यम के माध्यम से हम लोगों को हाईएस्ट एथिकल वैल्यूज के बारे में पतंजलि योग सूत्र सिखाता है। और अगर हम पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी समाज है वहाँ का अध्ययन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अल्टीमेटली फाइनली ये 5 वैल्यू जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 में वो बात करते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता, ये जो वैल्यू सिस्टम, ये भी वैल्यू सिस्टम के अंतर्गत आता है। ब्रह्म विहार जिसको बुद्धिज्म में बोलते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, समाज में दूसरों के साथ बर्ताव करते हुए तो ये कैसे हम लोगों को बर्ताव करना चाहिए, ये बातें जो है ये अपने आप में ऐसी है कि और व्यक्ति अगर इनका पालन करना चालू करे तो देखेगा कि एक कुछ ही समय में पूरे लाइफ का उसका जो एक अनुभव है वो बदल जाता है। लोगों के साथ संबंध, उसके मन की शांति, हर चीज में परिवर्तन आता है अगर वो इस प्रकार के विचारों को लेकर जीवन जीना चालू करता है। तो एक जो खासियत पतंजलि योग सूत्र की ये है कि वो सही नीति के बारे में हम लोगों को बताया, कैसे हम लोग कौन सी वैल्यूज को हम पालन करें, कौन से एथिकल वैल्यूज हमारे लिए सही रहेगी। अब ये थियोरिटिकल बात नहीं है। कई लोगों को लगेगा, कुछ साल पहले तो बहुत लोग क्रिटिसाइज करते थे, क्या आप लोग अहिंसा सत्य की बात लेके बैठे हो, ऐसे बोलते थे लोग, मुंह पे क्रिटिसाइज करते थे। क्या आजकल के जमाने में कौन अहिंसा करता है, आजकल के जमाने में कौन सत्य बोलता है, ये सब बातें लोग बोलते थे, क्रिटिसाइज करते थे। तो आप लोग अकल नहीं है आप लोगों को, ये सब चीजों के बारे में अभी भी डिस्कस कर रहे हो। लेकिन आज घूम फिर के ट्रॉक जो है वो वहीं पे आ गया है। आज सब कुछ, अभी कोरोना के संकट काल में भी हम लोगों ने देखा कि अल्टीमेटली क्या किस चीज की वैल्यू है, कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, रिलेशनशिप महत्वपूर्ण है। और रिलेशनशिप का बेसिस क्या है, एथिक्स, नीति, किस ढंग से हम लोगों के साथ बात करते हैं, किस ढंग से हम लोगों के साथ रहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है दुनिया में। और हमारा वेलबींग, हमारी खुशी, हमारी शांति भी इसी बात पे डिपेंड करती है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है। तो ये जीवन की बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात वहां पे हम लोगों को दिखाई देती है। नीति शास्त्र, अगर डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल्स में तो बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत समय लगेगा और एक विषय अपने आप में इतना बड़ा विषय है। लेकिन पतंजलि सूत्रों में बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों को बताया गया है कि सही नीति क्या है, या जो एथिकल सिस्टम, तो हाईएस्ट यूनिवर्सल एथिकल वैल्यूज आर बीइंग टॉक्ड अबाउट इन पतंजलि। और वो अगर हम पालन करते हैं, जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकल लेवल पे, अब गांधी का एग्जाम्पल लेते हैं कि ये यमों में से जो 5 यम है उसमें से केवल 2 का या 3 का उन्होंने अभ्यास किया और तीनों को उन्होंने अप्लाई किया। ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने 3 व्यक्तियों के पहले दिए, और एक चौथा एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ आज, 5वां एग्जाम्पल आचार्य विनोबा भावे भी है, लेकिन अब इतना समय नहीं है हम उनके लाइफ के बारे में। लेकिन एक गांधी का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। तो यमों में से अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये 3 चीजों को लेके उन्होंने अपना जीवन जीना चालू किया और इसीलिए ही बिकेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। आज पूरे विश्व में गांधी के जैसा कोई लीडर नहीं बना। और वो गांधी का जो इतना बड़ा लीडर बनने का कारण ये था कि उनका वैल्यू सिस्टम, उनका नीति शास्त्र, उनकी नीतियां,
नीतियां कौन सी थी? अहिंसा की नीति थी, सत्य की नीति थी। ये सत्य शब्द से सत्याग्रह बना है। जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेपन लोगों ने, नॉन वायलेंट वेपन यूज किया, सत्याग्रह, वो गांधी जी ने इसी सत्य के आधार पे बनाया था। तो उनके मतलब बहुत सारी बातें उनके बारे में करने के लिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खासियत है पतंजलि योग सूत्र की। उसके बाद में हम लोगों को ये भी पता चलता है कि पतंजलि योग सूत्र में सत्ता शास्त्र के बाद में बहुत सारी बातें कही गई है। सत्ता शास्त्र क्या है कि अल्टीमेट प्रिंसिपल हमारे लाइफ में क्या है, ये जीवन का मकसद क्या है, ये संसार के पीछे की रियलिटी क्या है। तो ये जो पुरुष प्रकृति के फॉर्म में या 25 तत्वों के बारे में जो पतंजलि योग सूत्र बात करता है, तो ये एक ऐसे सत्ता शास्त्र है जो एकदम सही और सटीक ढंग से हम लोगों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी हम लोगों को जानकारी देता है, जो जानकारी बहुत ही सच्चाई से भरी हुई है और हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करके अच्छा जीवन जीने के लिए हम लोगों को सफल बना सकती है। तो सत्ता शास्त्र अगर देखें तो पतंजलि योग सूत्र में हालांकि है 195 स्टेटमेंट्स, लेकिन उसमें अपने आप में एक अप्रतिम सत्ता शास्त्र छिपा हुआ है, जिसके जरिए जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी, फिलोसॉफी में बोलते हैं, उसकी जानकारी हम लोग इसमें पा सकते हैं। तो और एक जो स्पेशल फीचर पतंजलि का है कि वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सत्ता शास्त्र है। इसके बाद में फिलोसॉफी में हम लोग पढ़ते हैं एपिस्टेमोलॉजी। हम लोग बहुत चीजें पढ़ते हैं, कई व्यक्ति को पढ़ने का बहुत शौक रहता है, ज्ञान प्राप्त करने का, लेकिन ज्ञान में सही ज्ञान कौन सा है, गलत ज्ञान कौन सा है, ये हम लोग कई बार नहीं जान कर सकते हैं, कई बार हम इस बात का निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र में एपिस्टेमोलॉजी भी है कि अगर हम लोगों को सही ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, इसकी जानकारी अगर हमें चाहिए तो हम पतंजलि योग सूत्र में उसको पा सकते हैं। और ये भी जज कर सकते हैं कि वो जो ज्ञान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं वो किस दिशा में हमको लेके जा रहा है। बहुत सारे शास्त्र इसके बारे में बात करते हैं। वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न सिस्टम में इसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। भारतीय परंपरा में जो बाकी के दर्शन है वो भी इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पतंजलि योग सूत्र इन सबसे आगे जाता है। इन सबसे आगे कैसे जाता है कि न केवल वो प्रमाण शास्त्र की बातें करता है, प्रमा की बात करता है, सही ज्ञान की बात करता है, पर हम लोगों को एक टेक्नोलॉजी, एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताता है कि जिसके जरिए हम ये सब पा सकते हैं। और इसके जरिए हम लोगों को आगे वो बात करता है कि अगर हम सूत्र की भाषा में बोले तो अष्टांग योग का जो सूत्र है उसका इंट्रोडक्शन करने के पहले एक सूत्र आता है, योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धिशय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। तो योग के जो 8 अंग हैं उनका अगर अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर जो अशुद्धियां हैं उनका क्षय हो जाएगा और हमारे ज्ञान की दीप्ति होगी। और ये ज्ञान कौन सा रहेगा, सही ज्ञान रहेगा, प्रमा युक्त ज्ञान रहेगा। और ऐसे ज्ञान से ही विवेक उत्पन्न होता है। तो आगे क्या होगा, विवेक की उत्पत्ति होगी और ये विवेक हमको प्रज्ञा प्रदान करता है। 7 प्रकार की प्रज्ञा भूमियों की बात, अलग अलग स्टेजेस की पतंजलि ने बात की है, जिसमें हम लोगों को संसार के बारे में, अपने मन के बारे में, अपने शरीर के बारे में, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में एक सही सटीक जानकारी मिलती है, एक समझ आती है। और ये समझ को पतंजलि ने कहा है प्रज्ञा। तो एक और मतलब ये जो खासियत है पतंजलि योग सूत्र की, ये अपने आप में एपिस्टेमोलॉजिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जिसमें हम लोग एपिस्टेमोलॉजी भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और कोई ग्रंथ में जाने की हमको जरूरत नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में ही हम एपिस्टेमोलॉजी को समझ सकते हैं। इसके अलावा जो हमने कहा कि स्पिरिचुअल एम जो उसका है, कि अल्टीमेटली पतंजलि योग सूत्र का जो एम है वो स्पिरिचुअल है। कई लोग मतलब सोचते हैं रिलीजन इज द ओनली प्लेस वेयर वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी। पतंजलि रिलीजन, किसी भी रिलीजन की बात नहीं करते हुए भी स्पिरिचुअल एम को सामने रख के पतंजलि अपना ये योग सूत्र हम लोगों को बता रहे हैं। तो योगश चित्तवृत्ति निरोध, to be established in one's own form, this is the highest spiritual goal which is set by Patanjali, जिसके बारे में न केवल हमको वो बताते हैं कि ये गोल है, पर वो गोल तक पहुंचे कैसे, इसके बारे में भी हमको जानकारी वहां पे, एक टेक्नोलॉजी। तो योग सूत्र में एक प्रैक्टिकल बातें ऐसी हैं कि न केवल वो बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन तुम सही दिशा में कैसे जाओगे, क्या तुमको करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोगों को वो जानकारी वहां पे मिलती है। इसके बाद में बारे में जो हम लोग देखते हैं कि
पतंजलि, जब हम योग की बातें करते हैं तो हमारा मन जो है थोड़ा एक अलग अलग विचारों से भर जाता है, मिस्टिकल थॉट्स आ जाते हैं। तो योगी मतलब कोई तो भी एकदम गूढ़ व्यक्ति है, मिस्टिक है, जिसको समझना मुश्किल है, और एक आदर की भावना हमारे मन में आती है। वो आदर की भावना इसीलिए आती है क्योंकि वास्तव में योग जो है वो व्यक्ति को ऐसी उन्नति देता है जहाँ पे वो बहुत सारी चीजें समझ सकता है, जान सकता है, जो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो कुछ रहस्यमयी बातें, अभी चैप्टर 3 जो है पूरा का पूरा सिद्धियों से, विभूतियों से भरा हुआ है। ऐसी सिद्धियां और विभूतियों के बारे में बात की थी जो बहुत ही, उसके रहस्य बहुत ही गूढ़ है। तो रहस्यमयी एक दुनिया है उसके, उसका भी तो अपने आप में पतंजलि योग सूत्र एक मिस्टिसिज्म का अभ्यास भी है कि कैसे हम लोग समझें। योगा इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने कुछ बुक्स पब्लिश किए हैं, जैसे एनसाइक्लोपीडिया वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। तो वॉल्यूम 4 जो है इट इज रिलेटेड टू मिस्टिसिज्म। तो फॉर्चुनेटली मुझे भी मौका मिला था कि ये वॉल्यूम 4 पे थोड़ा सा काम करे। डॉक्टर जयदेव के साथ में बहुत सारी बैठकें हुई, मिस्टिक्स लोगों के बारे में, संतों के बारे में, पूरे दुनिया के क्रिश्चियन मिस्टिक्स, सूफी लोग या बुद्धिस्ट मिस्टिक या इंडियन मिस्टिक्स, या इंडिया के जो साधु संत हैं उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें होती थी। तो वहां पे एक चीज जो बहुत ही उभर के आई कि कैसे योग सूत्र में से आदमी मिस्टिसिज्म भी सीख सकता है, वो ये है कि योग का अर्थ क्या है। योग एक अनुभव का शास्त्र है। योग केवल बातें नहीं करता, वो ऐसी आपको टेक्नोलॉजी देता है जिसके जरिए आप अनुभव कर सकते हैं। और जब हम मिस्टिक लोगों के बारे में बात करते हैं, किसी भी साधु संत को देखे अगर बात करते हैं तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अनुभव आए रहते हैं जिनके वजह से वो लोग संत बन गए, जिनके वजह से वो लोग महान बन गए, जिनके वजह से वो आगे बढ़ गए, जिनके वजह से उन्होंने भगवान को पा लिया, जिनके वजह से उन्होंने पूरी की पूरी आध्यात्मिक उन्नति कर ली। ऐसे अनुभव उनके जीवन में आए। तो जब हम ये योग का अभ्यास करते हैं, जो पतंजलि योग सूत्र में जो बातें कही गई है उसका जब हम अभ्यास करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं हम भी ऐसे अनुभव को पा सकते हैं जिससे हमारा पूरा जीवन बदल जाए, पूरा जीवन, हमारी पूरी सोच सकारात्मक हो जाए, हमारी सब लेवल पे उन्नति होना चालू हो जाए। इस प्रकार के अनुभव हमको योग में आते हैं। तो योग जो है वो अनुभव का शास्त्र है। ऐसे अनुभवों के बारे में भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारी योग सूत्र में मिलती है। और अनुभव सही है कि गलत है, कई बार तो आदमी को अनुभव आता है वो अपने आप को पता नहीं क्या सोचने लगता है, तो वो गलत है कि सही है, इसकी जानकारी भी हम लोगों को पतंजलि योग सूत्र में मिलती है। कई लोग रहते हैं वो अपने नाम के आगे भगवान लगा लेते हैं, बिना कुछ अनुभव के भी भगवान लगा लेते हैं। तो ये उन्होंने भगवान लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए उनका प्रश्न है, लेकिन पतंजलि योग सूत्र हमको बताता है कि तुमको भगवान लगाना है कि नहीं लगाना है। तो हम ये जानकारी पा सकते हैं कि हमारे अनुभव की कसौटी कैसे कसे हैं, उसको कैसे हम जाने कि ये हमारा अनुभव सही है, हम सही दिशा में जा रहे हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। इस प्रकार सभी बहुत सारी जानकारी, इसके अलावा भी बहुत सारे जो डिसिप्लिन, अगर हम सूत्र के हिसाब से जाएंगे तो और बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमको यहाँ पे मिलती हैं, जिसका मतलब एक दो लेक्चर में तो बात नहीं कर सकते कि क्या क्या वहाँ पे मिलेगा। और बहुत सारे जैसे संसार की रचना है, मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, 3 गुण कैसे हैं। गुण एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम लोग कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, किसी भी चीज को समझ सकते हैं, संसार को समझ सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को समझ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, अपने मन को समझ सकते हैं, अगर हम गुणों का अभ्यास कर लेते हैं। तो ये गुणों के बारे में, संसार की रचना गुणों से हुई है, तो ये गुणों के बारे में जो जानकारी पतंजलि योग सूत्र में है वो अप्रतिम है। वो आपको एक ऐसी यार्डस्टिक हमको देता है जिसके जरिए हम जान सके कि हम कौन सी स्थिति में आज हैं। गुणों के जरिए हम जान सकते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, उन्नति हो रही है कि अधोगति हो रही है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी विषय हम लोग ये कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा एक समझ में हम लोग आ गया कि क्या क्या पतंजलि योग सूत्र में संभावनाएं हैं। तो एक छोटा सा ग्रंथ है, अगर इसको हम सिंसियरली इसका अभ्यास करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसमें पूरा कूद पड़े, दिन रात उसके बारे में सोचे। दिन में कुछ 5-10 मिनट भी अगर हम एक सूत्र को लेके थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं, बहुत हो जाएगा। सिर्फ एक सूत्र पढ़ लिया, उसके ऊपर एक 10-15 मिनट बस में चलते चलते, ट्रेन में चलते चलते, या कहीं बैठे हैं खाली समय है, उसके बारे में थोड़ा सोच लिया कि क्या पढ़ा है, कैसे वो मेरे जीवन में उपयोगी है,
बस इतना भी अगर हम करना चालू करें तो हम देखेंगे कि बहुत कुछ हम सीख रहे हैं उसमें से।